मुझे ऐसे देखने को मिले हैं कि जिसमें ऑप्शन से अलग थे, अजीब से थे, ठीक है। तो हाँ, इसका क्या होगा? अरे ठीक है भाई, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उसमें 4 डिजिट में ऑप्शन दे रखे हैं, 4200 ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो वो एक दो क्वेश्चन हटा दो, बाकी आपने कितने सही किए वो देख लो। हाँ जी, 600 आए हैं सर, मेरे 320 से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहे बेटा? ये तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि बाकियों के आपके बेच में पड़ के 619 आ रहे हैं, किसी के 474 आ रहे हैं, ठीक है। 318 बेटा कम है सूरज वर्मा जी, ठीक है। 350 में नहीं मिलेगा ए स्टार। एसपी सर घर से पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक। यौगिकों के अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में कहां इस्तेमाल होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर लगा लेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एकदम मक्खन बनेंगे, तुमसे एकदम मक्खन लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। सारी चीजें आप ढंग से कवर कर सकते हो। तो ये चीजें बेटा हम इसमें पढ़ रहे थे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग और धातु कार्बोनिल संकुलों में आबंधन कैसे होता है, इस बात को पढ़ाई करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सैटरडे को हमने क्या पढ़ा था? सैटरडे को हमने पढ़ी थी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सैटरडे को हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रकाशिक समायोजता, उसका नंबर आएगा गुरुवार को, ठीक। ओके, उसका नंबर आएगा गुरुवार को। तो अब हमारे पास वापस से मंडे आ चुका है, तो मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को हम इनऑर्गेनिक करेंगे, तो वो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका इनऑर्गेनिक भी चलता रहेगा और ऑर्गेनिक भी चलता रहेगा। अगर मैं अभी इनऑर्गेनिक करवा दूंगा तो फिर ऑर्गेनिक में लेट हो जाओगे आप, इस वजह से। हाँ जी, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है, इसमें भी प्रकाशिक समायोजता आएगा, इसमें भी ज्यामितीय समायोजता पढ़ोगे, दोनों साथ के साथ सीख जाओगे, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है, हैंड टू हैंड तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। तो वो सारी चीजें हमने देखी, बढ़िया से क्लियर की। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर हम हेडिंग डाल लेंगे फटाफट से, सीएफटी के अनुप्रयोग। सीएफटी के अनुप्रयोग फटाफट से हेडिंग डालो बेटा, आज की क्लास यहां से शुरू हो रही है, ठीक। सीएफटी के अनुप्रयोग, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग, सीएफटी के क्या अनुप्रयोग होते हैं, ठीक। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग, ये कौन है जो बच्चे क्लास में फोन करते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग, ठीक है, सीएफटी के अनुप्रयोग, सीएफटी के अनुप्रयोग, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। हाँ जी, तो सीएफटी के अंदर हमने क्या देखा था बेटा? सीएफटी के अंदर हमने बहुत सारी चीजें समझ ली थी कि भाई लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के अंदर दान करे, उसकी बजाय ये केंद्रीय परमाणु के डी कक्षकों का दो भागों में विभाजन करेगा, बिल्कुल करेगा। अष्टफल के क्षेत्र में भी देखा था हमने, चतुष्फल के क्षेत्र में भी देखा था, अष्टफल के संकुलों में कैसे विभाजन होता था वो भी देखा था, चतुष्फल के संकुलों में कैसे विभाजन होता था वो भी हमने देखा था। अब ये सीएफटी हमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करती है, इसकी हेल्प से मैं क्या क्या चीजें अच्छे से समझ सकता हूं, ये अब मेरा टास्क होना चाहिए, है ना। अब मैं ये समझूंगा बेटा कि यार ये जो सीएफटी है इसकी हेल्प से मैं क्या क्या चीजें समझ सकता हूं। पहली बात, पहला पॉइंट लिख लो, इसको पहला पॉइंट लिख लो फटाफट से। इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा संकुल अंतः कक्षक संकुल होगा, कौन सा बाह्य कक्षक संकुल होगा, ठीक है। संकुल यौगिकों की ज्यामितीय निर्धारण कि वह संकुल या तो अंतः कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, वो हम इसकी सहायता से बता सकते हैं, ठीक है, कि संकुल अंतः कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, अंतः कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अंतः कक्षक संकुल या बाह्य कक्षक संकुल, ये हम बता सकते हैं इसकी सहायता से। दूसरा पॉइंट, इसकी सहायता से हम चुंबकत्व के मान की गणना कर सकते हैं, म्यू की गणना, ठीक है। म्यू बराबर √n गुणा n+2, n गुणा n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी हम गणना कर सकते हैं, या जिसको लगभग मैंने n.8 बोहर मैग्नेट्रॉन लिखा था, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके चुंबकत्व का गणना कर सकते हैं। दूसरी बात चुंबकत्व की गणना, और तीसरी बात संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या, कि कोई भी संकुल यौगिक रंग दर्शाता है तो क्यों दर्शाता है, उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी ये हमें देंगे, ठीक है। सीएफटी, तो अगर आपसे पूछ ले सीएफटी क्या होती है बता दो। अब सीएफटी के क्या एप्लीकेशन है कि भाई सीएफटी की सहायता से मैं किसी भी संकुल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे हम बता सकते हैं। और इसकी हेल्प से मैं क्या कर लूंगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से और कैलकुलेट कर सकता हूं म्यू की सहायता से, ठीक। म्यू अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सीएफटी लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ये पूछ ले बेटा, आप ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपको क्वेश्चन वाला ये पूछ ले कि बताओ जी कोई भी संकुल है उसका चुंबकत्व का मान ज्ञात करो, कौन सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, तो अब आप वीबीटी की बजाय सीएफटी लगाएं, क्योंकि इससे आंसर्स आपके एकदम एक्यूरेट आएंगे, कोई गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। वीबीटी लगाओगे तो बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप सीएफटी लगाएं, 101% आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक। ओके, संकुल के रंगों की व्याख्या भी आप यहां से कर सकते हो, संकुल के रंगों की व्याख्या भी आप यहां से कर सकते हो। तो अब हम यहां पे कोई भी संकुल किस तरीके से रंग दर्शाता है इस बात को समझेंगे। तो हेडिंग डाल लो, रंग गुण, कलर प्रॉपर्टी, कोई भी संकुल क्यों कलर शो करता है, ठीक। हाँ जी, रंग गुण, हाँ जी, कोई भी जैसे कि रंग गुण, इसका कारण है बेटा, इसका कारण है डीडी संक्रमण, डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, इसका रीजन है डीडी ट्रांजिशन, इसका रीजन है डीडी ट्रांजिशन। अब जरा देखो ध्यान से कैसे ये संकुल यौगिक कलर प्रदर्शित करते हैं, कारण है उसका डीडी ट्रांजिशन। अगर मैं बात करूं जैसे कि अष्टफल संकुलों में, हमें पता है अष्टफल संकुलों में क्या होता है, केंद्रीय परमाणु जब तक एक समान गोलीय सममित क्षेत्र में रहता है तो उसके पांचों के पांचों डी कक्षक सेम एनर्जी लेवल वाले होते हैं। जैसे लिगेंड केंद्रीय परमाणु की ओर अप्रोच करने लगता है, इसके डी कक्षकों की ऊर्जा लंबे समय तक सेम नहीं रहती है, वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक T2G और EG। क्या मेरी बात समझ में आई अष्टफल के संकुलों में? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये 3 कक्षक, 1 2 3 और ये 2 कक्षक है, ठीक है। ये है आपके पास T2G कक्षक और ये है आपके पास EG कक्षक। ओके, तो यहां पर अगर सपोज करो मान लो T2G में कोई इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर T2G कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या होगा? अब ध्यान सुनना मेरी बात, कि यदि संकुलों में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो केंद्रीय परमाणु के पास, देखो ध्यान से, अगर केंद्रीय परमाणु के पास T2G में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वैसे जनरली इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी अगर जो दूसरा देखोगे ना आप, अगर EG में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो सीएफटी से निकालो या वीबीटी से निकालो, सेम आंसर आएगा। हम यहां पे ये समझना चाहते हैं डीडी संक्रमण क्या है, बस उस बात पे फोकस करना बेटा। हम ये समझना चाहते हैं डीडी संक्रमण क्या है, उस चीज को समझा रहा हूं मैं, कि देखो अगर आपके पास T2G में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है बेटा, दृश्य क्षेत्र से, मतलब विजिबल रीजन, हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दृश्य क्षेत्र से क्या करेगा, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, किसी विशेष तरंग दैर्ध्य वाली, ये क्या करेगा, दृश्य क्षेत्र से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां से ये ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। अब ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके ये कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, EG से कहां चला, T2G से कहां चला जाएगा, EG में चला जाएगा। ओके, तो यहां पर ये किसमें आ गया, ये T2G और ये EG, ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है यहां पर, ये T2G कक्षक और ये EG कक्षक। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, T2G की ऊर्जा कम थी, EG की ज्यादा थी, ऊर्जा बढ़ने से क्या हो गई, स्टेबिलिटी घट गई, तो ये वापस नीचे आएगा और क्या करेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसको रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन।
फोटोन के रूप में ये एनर्जी रिलीज करेगा और यह फोटोन ही हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या करता है कि यार संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु में जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है T2G में, ये क्या करेगा, दृश्य प्रकाश से किसी विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। देखो ध्यान से, हाँ जी, इसमें लिख लो T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के किसी विशेष तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करके T2G से E में स्थानांतरित हो जाता है। परंतु उच्च ऊर्जा स्तर, परंतु ऊर्जा अधिक होने के कारण पुनः निम्न ऊर्जा स्तर T2G में लौट आता है और अवशोषित किए गए प्रकाश का, ठीक है, और अवशोषित, ऐसे लिख लो, अवशोषित, अभी बता रहा हूं मैं आपको, अवशोषित किए गए रंग के पूरक रंग वाले प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यही डीडी संक्रमण कहलाता है। जरा देखो ध्यान से, यहां पर लिख लो फटाफट से जिन्होंने नहीं लिखा है। दृश्य प्रकाश क्षेत्र में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी एक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर गया, एनर्जी ज्यादा हो गई, ओ में तो हाई एनर्जी लेवल वाला हो गया, वापस से अतिरिक्त ऊर्जा को त्यागेगा और यहां पर वापस से लोअर एनर्जी में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या करता है, ये एक्साइटेड हुआ, फिर वापस से डी एक्साइटेड होता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है। हमें कोई भी संकुल जैसे कि दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लो मेरे पास, लिख लो पहले इसको, मान लो मेरे पास यहाँ पर आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में, तो मेरे को दिखाई दे रहा है जैसे कि वो बैंगनी दिखाई दे रहा है या पीला दिखाई दे रहा है, तो वो पीला मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, रिलीज कलर, उसका रिलीज कलर, एब्जॉर्ब कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम किसी भी संकुल के जो कलर को देखते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को कोई दिख रहा है, LICL दिख रहा है, हरा दिख रहा है या पीला दिख रहा है या गुलाबी दिखाई दे रहा है, कोई भी संकुल दिखाई दे रहा है, किसी भी रंग का दिखाई दे रहा है बेटा, वो हमें उसका पूरा रंग दिखाई देता है। एक्चुअल में वो क्या करता है, जो कलर एब्जॉर्ब करता है उसका हमें पूरा रंग दर्शाता है। अब सर ये कैसे क्या होता है, एक बार थोड़ा हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो, एक बार इसको नोट करो, ये पूरा रंग कैसे दिखाया जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दृश्य के किसी विशेष रंग प्रकाश को अवशोषित करता है, ऊर्जा अधिक होती है, पुनः निम्न ऊर्जा स्तर T2G उठाता है और अवशोषित किए गए रंग के पूरा रंग वाले प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यही संक्रमण डीडी संक्रमण कहलाता है। अब यहां पे देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चंस कुछ बढ़िया देखो। पहली बात, आप जानते हो E बराबर Hc/λ, अवशोषित कर रहा है प्रकाश, प्रकाश की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, तो यहां पर यह है अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, Hc/λ अवशोषित। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है मामला, ओके। जहां E अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा E, ठीक है। H क्या है आपका, प्लांक नियतांक, ठीक है, जूल के पदों में 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड, ओके बच्चों, ठीक, ओके। C क्या है आपका, प्रकाश का वेग, सब जानते हैं, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ओके। और लेमड़ा एब्जॉर्ब, ये क्या है, अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, हाँ जी। तो यहां तक का मामला समझ में आया बेटा, एक बार देख लो अच्छे से, बता दो मेरे को कोई दिक्कत हो तो, ओके, हाँ जी, हाँ वेरी गुड बेटा ममता जी, CFT, ओके, ये हो गया क्लियर। तो यहां पर एकदम ये समझ में आ गया बेटा, एकदम समझ में आ गया बेटा, ये एकदम क्लियर हो गया। सर कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऊर्जा ये ज्यादा हुई, कैसे पता करेंगे यार, लिगेंड देखो ना, लिगेंड, जो प्रबल लिगेंड है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, जो दुर्बल है उसकी ऊर्जा कम है, ये समझ में आया, ओके। तो आप इसके आधार पर पहली बात तो आपको T2G डीडी ट्रांजिशन समझ में आया, डीडी संक्रमण समझ में आया, ठीक है। पूरक मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, जरा देखो ध्यान से, ये डायग्राम बना लो फटाफट से, पूरक चक्र, ठीक है। कलर व्हील क्या है, देखो ध्यान से, इस डायग्राम को बना लो, देखो मैं बताता हूं आपको, 1 2 3 4, इधर 5 6 और ये 7, ये है कलर व्हील, ठीक है। विब्ग्योर VIB G, हाँ ये यहाँ था ना, VIB G BG आ जाएगा, BGYOR, और यहाँ पे पिंक, देखो यहाँ पे VIBGYOR और यहाँ पे पिंक। अब यहाँ पर इन दोनों का बीच का कलर ब्लू ग्रीन और यहाँ पर येलो ग्रीन, ये है कलर व्हील, ये आपका बेटा कलर व्हील, ये है कलर व्हील। रंग चक्र, पूरा रंग मतलब जो कलर एब्जॉर्ब करे उसका पूरा रंग उत्सर्जित करे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, अगर जैसे कि देखो ध्यान सुनो, अगर आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है तो उसका अवशोषित कलर कौन सा होगा, ऑरेंज, ठीक है। अगर लाल रंग है तो लाल का पूरा कैसा होगा, ब्लू ग्रीन, इन दोनों में से कोई एक कलर, ठीक है। रेंज इनमें से कोई एक कलर होगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत दूर के होंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि कई बार अशुद्धि की वजह से कलर चेंज भी तो सकता है, जैसे कि मान लो मेरे पास मान लो ये प्रकनली है, इस प्रकनली मैंने निकल का कोई संकुल बनाया जो कि नीले रंग का दिखाई दे रहा है। अब नीला ब्लू, अब ब्लू है तो वो ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, थोड़ी बहुत उसमें अशुद्धि हो सकती है। तो इस वजह से एक्जैक्ट येलो दिखाई ना दे हमारे लिए, क्या पता वो संकुल बहुत दिनों से खुला पड़ा हुआ था, ढक्कन, उसका ढक्कन खुला पड़ा था डिब्बे का, और उसमें जो संकुल था उसमें अशुद्धि आ गई तो कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ओके। तो जनरली जो कंपाउंड के कलर दिखाई देंगे, जैसे कि रेड है तो ब्लू ग्रीन में आ जाएगा, अगर ऑरेंज है तो उसका एब्जॉर्ब कलर कैसा होगा, यहाँ पर ब्लू होगा, अगर इंडिगो आसमानी है तो येलो दिखाई देगा, पिंक है तो यहाँ पर वो ग्रीन दिखाई देगा। इस तरह के कलर्स उसमें देखने को
सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे कि देखो ध्यान से ये वाला हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लो, उदाहरण के तौर पे लिख लो, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रीन, ग्रीन का कौन सा है, पिंक है, ठीक है। रेड का जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पे लिख लो आप ऑरेंज, नारंगी, नारंगी रंग का पूरक रंग नीला है। ब्लू का ऑरेंज ही क्यों होता है, वो रिलीज करता है बेटा, हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ठीक है, कि यार ये अगर ऐसा है तो इसका कौन सा कलर हमें दिखाई देगा, ये ऑलरेडी कलर व्हील दिखा रखा है यहाँ पर। सर वो वापस T2G में क्यों जाता है, आपको पता है ना, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होती है, ठीक है, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होती है। ऊपर जाके एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट गई, वापस लोअर एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर मामला, अरे ठीक है। दिवाली की छुट्टी वैसे बेटा 10 से है, ठीक है, 10 से 15, हाँ जी, क्लियर हो गया मामला। ओके, कौन सा एक पॉइंट बता दूं, हो तो गया इसमें सारा। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर आगे, अब जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, निम्न संकुलों के लिए अवशोषित तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम बताएं। निम्न संकुलों के लिए अवशोषित, बेटा भी यहाँ पे कर लो आराधना जी, बेटा सब बता दिया जाएगा। अरे यार सनी भाई बात ऐसी है, घर जैसे यार पढ़ाना मेरे को इनऑर्गेनिक था, लेकिन वो वहाँ पे जो एंट्री में वो फिल कर दिया था, ठीक है, तो इसको क्या कर इनऑर्गेनिक में पढ़, ठीक है, उस एंट्री को ध्यान में रख, मैं जो क्या पढ़ा रहा हूँ उस बात पे ध्यान रख, ठीक है, हाँ जी। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पे 3 कंपाउंड है, एक लिया मैंने बेटा NiNO2 होल 6, ठीक है, NiNO2 होल 6 -4, ठीक है, एक मैंने लिया NiH2 होल 6 +2, और एक मैंने लिया NiEN होल 5 +2। हाँ जी, ये 3 कंपाउंड है बेटा, कंपाउंड नंबर फर्स्ट ऐसे डाल लो, कंपाउंड नंबर सेकंड, कंपाउंड नंबर थर्ड। तो आपके क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यार ये 3 संकुल है तो इनकी अवशोषित तरंगदैर्घ्य का क्रम क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ अंजलि जी, बताओ। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, सब में केंद्रीय परमाणु सेम है, आवेश भी सेम है, बस हमें लिगेंड बदल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंडों की प्रबलता जितनी ज्यादा होगी तो यार उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, वो लिगेंड ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे, लेमड़ा ज्यादा हो तो फिर लेमड़ा कम हो जाएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई लिगेंडों की प्रबलता ज्यादा तो उनकी ऊर्जा ज्यादा तो फिर उनका लेमड़ा कम, क्योंकि हम ये जानते हैं ना फॉर्मूले से E बराबर क्या होता है, Hc/λ। E बराबर क्या होता है बच्चों, Hc/λ। अगर E ज्यादा तो लेमड़ा कम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ठीक है, E ज्यादा तो लेमड़ा कम। हाँ वेरी गुड। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर देख लो कौन सा है प्रबल लिगेंड। अगर मैं देखूं NO2 H2O और EN, अगर मैं यहाँ पर इनकी प्रबलता क्रम देखूं तो NO2 सबसे प्रबल होता है, NO2-, फिर यहाँ पर H फिर आता है EN, फिर से लास्ट में होता है ये H2O। अगर मैं देखूं यहाँ पर ऊर्जा का क्रम या लिगेंडों की प्रबलता का क्रम सबसे दुर्बल है H2O, फिर है बेटा EN और फिर है NO2-। ओके, तो यहाँ पर लेमड़ा का क्रम उल्टा हो जाएगा सर, H2O वाले की सबसे ज्यादा, फिर EN वाले की, फिर NO2 वाले की। ये सुन लो, तो अगर हम देखें तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? सेकंड थर्ड फर्स्ट, वेरी गुड ममता जी। नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए दिल्ली पटियाला NO, ठीक है, या NO2- लिखवाया था मैंने, ठीक है, प्रबल लिगेंड होता है, ठीक। दिल्ली पटियाला नौसेनापुर के चक्कर लगा रहे हैं, ये H2O तो दुर्बल में आता है ना, मतलब इनके कंपैरेटिवली वीक है ना, ठीक है। अरे अर्चना जी, आंचल जी बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आप अभी वो पढ़ो, ठीक है। आज क्या मंडे तो क्या पढ़ना था, इनऑर्गेनिक का, दैट्स इट। बाकी उसमें क्या दिखाई दे रहा है उस बात पे आपको कोई वो नहीं होना चाहिए संदेह, ठीक है। सर जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो शो क्यों नहीं करता है, बेटा हमें उसका रिलीज कलर दिखाई देता है। आपको कोई भी कंपाउंड कलर दिखाई दे रहा है, उसका एब्जॉर्ब कलर हमें कभी दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है उसका रिलीज कलर, वो कौन सा कलर रिलीज कर रहा है वही कलर हमें शो होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, ये सनलाइट से क्या कहीं भी प्रकाश से क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो हैंड टू हैंड पूरा का पूरा कलर थोड़ी एब्जॉर्ब, पूरा का पूरा रिलीज करते हैं। अगर कोई कंपाउंड है वो क्या करता है, प्रकाश स्रोत से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ब्लैक बॉडी हो गई। अब जैसे कि मान लो ये है आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर देखा जाए, अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हो तो आप इन बातों को अच्छे समझोगे कि कोई भी कंपाउंड हम देख पा रहे हैं तो वो हम उसके रिलीज कलर को देख पा रहे हैं। कोई भी कंपाउंड हम जो देखते हैं, किसी भी कंपाउंड के कलर को हम देखते हैं, उसके रिलीज कलर को देखते हैं, एब्जॉर्ब कलर हम देख नहीं पाते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस। सही है जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम जो भी कलर देखते हैं वो सब रिलीज कलर देते हैं। एक होती है ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका, आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि जो भी प्रकाश आता है उसको पूर्णतः एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई कलर रिलीज नहीं करती, कोई सनलाइट रिलीज नहीं करती है, ठीक है, वो एकदम ब्लैक होती है। और जो रिलीज करते हैं उनका कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ कलर रहेगा। हाँ जी, ठीक, हमारी आंखों में वो प्रकाश आएगा और हमें फिर वो कलर दिखाई देगा, ठीक है। ओके, तो ये इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो आपको बस अभी यहाँ पे इतना ये समझना था कि डीडी संक्रमण क्या है। अभी आपको ये समझना है कि डीडी संक्रमण क्या होता है, ठीक है। तो डीडी संक्रमण भाई साहब ये होता है कि प्रकाश से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, हाई एनर्जी लेवल में जाएगा और ऊपर जाके अनस्टेबल हो गया, तो हमें यहां से ये रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखाई देती है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से, ठीक। ओके, ये हमने देख लिया। और फिर यहां पर इसी मेथड पर हमने एक क्वेश्चन ये लगाया कि जिसमें हमें ऐसा पूछा गया कि आप तो ये बताओ कि यार ये जो संकुल है, इन संकुलों की जो अवशोषित की गई तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया, अच्छा, आपसे क्वेश्चन इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपसे इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि देखो ध्यान से, ये बस मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, VIBGYOR। अगर हम देखें तो यहां पर विबग्योर, क्या आपको सबको पता है कि जब हम विबग्योर इस कलर को देखते हैं, इस कलर रेंज को देखते हैं, दृश्य क्षेत्र को देखते हैं बेटा, तो इधर से उधर जाते हैं तो लेमड़ा बढ़ता जाता है।
लेमड़ा बढ़ता जाता है। तो लेमड़ा बढ़ता जाएगा तो एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो आपसे अगर यहां पर ऐसा भी पूछ लिया जाए कि जैसे कि देखो ध्यान से, अगर ये तीन संकुल है, एक संकुल ये, एक संकुल ये, एक संकुल ये, तीन संकुल है, सबसे प्रबल लिगेंड किसमें है, सबसे प्रबल लिगेंड है यहां पर ये वाला, सबसे प्रबल लिगेंड है यहां पर NO2। तो यहां पर ये कौन से कलर जनरली शो करेंगे, अगर आपको कोई भी प्रबल लिगेंड दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है NO2 वाला, NO2 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है, NO2 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर मैं यहां पर देखूं लिगेंड साइन टू यू, हाँ जी, अगर हम यहां पर बात करें विब्योर, ठीक है, अगर हम बात करें विब्योर के बारे में बेटा, तो सबसे ज्यादा लेमड़ा है, सबसे ज्यादा लेमड़ा रेड वाले का, रेड वाले की एनर्जी सबसे कम रहेगी, रेड वाले की एनर्जी सबसे कम रहेगी। तो चार ऑप्शन होंगे ना वहां पे, आपको इस तरीके से दिए जाएंगे कि यार उनके कलर भी उनके ही अकॉर्डिंग होंगे। एक दो क्वेश्चन में क्लास में लेके आऊंगा ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि हां भैया देख लो, ये कहानी थी जो मैं बता रहा था। ठीक, जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा जिसमें, उसका कलर उतना ही इस साइड वाला होगा, और जो जितना ही वीक लिगेंड होगा उसका कलर उतना ही लेफ्ट साइड वाला होगा। समझ में? जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पर एक कंपाउंड मेरे को ध्यान आता है कॉपर का, ये कंपाउंड है, हाँ जी। अब इस कंपाउंड के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अमोनिया एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो यहां पर ये कौन से कलर की, जो अगर इसमें देखो तो इसका कलर किस साइड का होना चाहिए, बस अगर मैं आपसे इतना पूछूं ये किस तरह का कलर होना चाहिए इसका एग्जैक्टली, तो अगर मैं देखूं यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें CuNH3 ये होता है आपके नीले कलर का, ये कंपाउंड कैसा होता है बेटा, ये होता है आपका नीला, ब्लू कलर का कंपाउंड ये होता है, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, स्विट्जर्स रिएजेंट डीप ब्लू, गहरे रंग का कलर होता है। ठीक, तो यहां पे जो हमें जो ये देखो यहां पे ये ब्लू कलर का, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड वाले कलर्स ये जनरली दिखाते हैं जो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आप इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि क्या क्या चीजें, आप बस बढ़िया से यहां पे इनको समझते रहे, सारी बातों को क्लियर करते रहे। अब एक बार मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, हाँ जी, ये संकुल वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ओके, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर आगे, तो हमने ये देखा कि भाई डीडी संक्रमण क्या होता है, किस तरीके से वहां पर हम संकुलों के कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, वो हमने देखा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी वो कंपाउंड कलर है। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो कंपाउंड कलर होते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से नोट, कुछ यौगिक ऐसे, कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें डी कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर भी वह रंगीन होते हैं। इसका कारण है आवेश स्थानांतरण के कारण, ठीक है, इसका कारण है क्योंकि इनमें लिगेंड टू मेटल, ठीक है, जो जुड़ा हुआ परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, क्योंकि इनमें लिगेंड टू मेटल आवेश स्थानांतरित होता है। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर उदाहरण, अगर मैं बात करूं K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर आप देखोगे तो क्रोमियम पर आवेश है बेटा +6, और अगर क्रोमियम +6 में है तो इसके अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। अगर ये कंपाउंड D0 विन्यास में है तो ये तो कलरलेस होना चाहिए था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सर तो कैसे ऊपर नीचे यहां पर डेविएशन आएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड फिर भी कलर क्यों है, जैसे कि ये कंपाउंड हो गया, ठीक, इस कंपाउंड का कलर कैसे बताया मैंने आपको, ऑरेंज, ठीक है। K2Cr2O7 कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ये होता है आपका ऑरेंज, ठीक है, इसमें D0 विन्यास ऑरेंज कलर का। या फिर K2CrO4, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम क्रोमेट, ये कैसा होता था, ये भी +6 में होता है, ठीक है, ये ऑरेंज है, ये येलो कलर का होता था, याद करो, ठीक। अगर मैं बात करूं यहां पर KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, यहां पर मैंगनीज पर आवेश +7 है, D0 विन्यास है, ये कैसा होता था, पिंक या पर्पल, मैंने बताया था आपको, पिंक या पर्पल। तो इनमें D0 विन्यास है, फिर भी ये कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। या फिर मैं बात करूं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, बुरा लाल, याद आ रहा है आपको, गहरे लाल रंग की वाष्प, यहां पर क्रोमिल क्लोराइड, इसमें भी यहां पर यही चार्ज है। अगर मैं बात करूं K3VO4 यहां पर ये वेनेडियम का कंपाउंड, जिसमें वेनेडियम पे +5 आवेश है। ये सब कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास D0 विन्यास है, इनमें से एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें केंद्रीय परमाणु के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है, ओके। यहां पे सबका कैसा है, D0 विन्यास, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब इनके इस पार्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है कि यार यहां पे जैसे कि देखो ध्यान से, ये मैंगनीज का कंपाउंड है, मैंगनीज। अगर मैं बात करूं KMnO4 में, बस आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है, KMnO4 के अंदर अगर मैं बात करूं तो KMnO4 में क्या है बेटा, मैंगनीज पर आवेश होता है +7, कितना होता है, +7, और इसका सराउंडेड एटम कौन सा होता है, O-2। तो होता क्या है कि केंद्रीय परमाणु जो मैंगनीज है उसके पास तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन इसका जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाने के कारण यह क्या कर लेता है, इस ऑक्सीजन से जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगता है। तो लिगेंड से मेटल की और इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होने लगता है, लेकिन हम यही दिखाते हैं कि ओवरऑल उसका -2 है, क्योंकि जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस उसको रिलीज कर देगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन ही है। तो यहां पर जुड़े हुए ऋणावेशित परमाणु से केंद्रीय परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, यही प्रोसेस कहलाता है आपका आवेश स्थानांतरण। लिगेंड टू मेटल, जिस पर आवेश घनत्व ज्यादा है उससे कम आवेश घनत्व वाले परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना, ठीक, ये है यहां पर आपके पास सीन, ठीक। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड को भी समझ सकते हैं कि यार ये कंपाउंड क्यों कलर्ड होते हैं, भले D0 विन्यास, इनका आंसर बेटा इसके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से। तो ये टॉपिक हमने देखा, ये दोनों बात सीन, ठीक। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड को भी समझ सकते हैं कि यार ये कंपाउंड क्यों कलर्ड होते हैं, भले D0 विन्यास, इनका आंसर बेटा इसके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से। तो ये टॉपिक हमने देखा, ये दोनों बातें समझ में आई, ठीक है, एक तो डी ट्रांजिशन और ये वाला कंपाउंड। अब ये था आपके पास CFT, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनते कि जो आपसे न बने, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से बन जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपका इस CFT से रिलेटेड लास्ट टॉपिक, विलयन में उपसहसंयोजक संकुलों का स्थायित्व, कि कौन सा संकुल विलयन में ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये मेरे पास पानी है, इस पानी में मैंने क्या डाल दिया, कोई भी पाउडर संकुल यौगिक डाल दिया, ठीक है, ठोस अवस्था में इसमें डाल दिया। अब वो कितना ज्यादा स्टेबल है,
तो उसके लिए एक होता है स्थायित्व स्थिरांक। स्थायित्व स्थिरांक या बोले साम्य स्थिरांक, उसका मान जिसके लिए ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। देखो वीएल में उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व। तो जरा देखो ध्यान, ज्यादा कुछ करना नहीं है, यह है मेरे पास केंद्रीय परमाणु। इससे सपोज करो यहां पर एक्स लिगेंड अटैच है, एक्स लिगेंड अटैच है, एक्स लिगेंड अटैच जिन पर कोई आवेश है क्यू, जिन पर कोई आवेश है क्यू। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक साम्य यहां पर स्थापित होता है और जिससे एक संकुल हमारा ये नया बन जाता है, पी क्यू आ जाए, यहां पे पी लगा दो, नया आवेश, ठीक है, नया आवेश लगा दो पी। ये मेरे पास एक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, जिसमें ये अम्ल है लुईस अम्ल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक, ये लोन पेयर लिगेंड क्या देता है बेटा, लोन पेयर, ये है लुईस क्षार, ये है लुईस अम्ल, इन दोनों के बीच में अम्ल क्षार अभिक्रिया हुई, एक यहां पर कॉम्प्लेक्स बन गया, लवण बन गया, ठीक। अरे क्लियर हुआ? अब यहां पर ये एक रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया का मान लो यहां पर हमने साम्य स्थिरांक लिया के, तो इस के मान के आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि यार कौन सा संकुल ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम होगा। ये जस्ट फिजिकल वाली कैलकुलेशन। तो के बराबर हम क्या देख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, आवेश वगैरह को आप छोड़ सकते हो, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक, क्रियाकारक में कौन है, ये मेटल है, और यहां पर ये कौन सा है, लिगेंड है, लिगेंड का रसायनिक गुणांक क्या है, एक्स, तो उसकी पावर पे आ जाएगा। ये है मेरे पास स्थायित्व स्थिरांक। इसका मान जिसके लिए ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी जलीय विलयन में उतनी ज्यादा। ये फिजिकल केमिस्ट्री कहती है कि आप यहां पे देख लो कि उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का मान किसके लिए ज्यादा आ रहा है। दैट्स इट। जहां के क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक। हाँ जी, अब के का मान किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये के किन किन पर निर्भर करता है, यह निम्न पर निर्भर करता है, यह निम्न पर निर्भर करता है, निम्न पर निर्भर करता है, निम्न पर निर्भर करता है। किन पर, केंद्रीय परमाणु पर आवेश कितना है, जितना ज्यादा इस पर आवेश होगा उतना यहां पर देखो ध्यान से, केंद्रीय परमाणु पर आवेश, केंद्रीय परमाणु पर आवेश, अगर केंद्रीय परमाणु पर आवेश ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा मात्रा इसकी बनेगी, क्योंकि लिगेंड से उतना ज्यादा अटैच हो पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, केंद्रीय परमाणु पर आवेश, दूसरा लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, कि लिगेंड भी ऐसा हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सके, है ना, प्रबल लिगेंड आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देंगे, दुर्बल दान नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हेलोजन है। अब हेलोजन के पास लोन पेयर तो होता है, जैसे कि मान लो आपके पास F- है, ठीक है, F- फ्लोराइड लिगेंड है, इसमें फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ये दान नहीं कर पाएगा, और दान नहीं करेगा तो तब तक आपका संकुल बनेगा नहीं। जितनी ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य होगी, लिगेंड आएगा, लोन पेयर को दान करेगा, तभी तो संकुल बनेगा। अगर ये दान करने वाला अच्छा नहीं है तो लेगा कैसे, एक अच्छा दाता भी तो होना चाहिए, तभी तो एक ग्राही उसको ग्रहण करेगा, ठीक। तो लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होनी चाहिए, लुईस क्षार है ना, क्योंकि। और अगला संकुल में लिगेंड, देखो लिगेंड कौन से हैं, संकुल में लिगेंड देखने का मतलब है कि लिगेंड किलेट वाले तो नहीं बनाते हैं। अगर किलेट वाले बनाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक लिगेंड दो बंद बनाएगा केंद्रीय परमाणु के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा आएगी, ठीक है। हाँ जी, किलेट लिगेंडों की संख्या, किलेट लिगेंडों की संख्या, किलेट लिगेंडों की संख्या, ये भी आप देख सकते हो। इसी साल नीट 2023 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि यहां पर आपको 4 संकुल दे रखे थे ऑप्शन में, उनमें से बताना था सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा था। ऐसा क्वेश्चन आया था नीट 2023 में, जिसमें आपसे पूछा गया था कि किस संकुल की लिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, जिसमें एक में दे रखे थे ईएम, एथिलीन डाइएमीन एक किलेट लिगेंड है जो केंद्रीय परमाणु के साथ किलेट वाले बनाएगा, इसलिए उस वाले संकुल का आंसर सही था, ठीक है, जिसमें किलेट वाले ज्यादा बनेगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये है यहाँ पर के, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक सा बात है, इतना ही था, ये खत्म। का स्थायित्व देखना हो तो आप यहाँ पर इनमें से इन चीजों को देख सकते हो, केंद्रीय परमाणु पर आवेश कितना है, लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, मतलब वही सीएफटी वाली बात, और यहाँ पर लिगेंडों की संख्या, किलेट लिगेंडों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस संकुल की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? ये एक और सिंपल सा टॉपिक डन। अब हेडिंग डालो एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, ये खत्म। ओके, अब यहां पर हेडिंग डालो आप धातु कार्बोनिल संकुलों में अंदन, कि जो धातु है और कार्बोनिल लिगेंड है उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, ये है आपके पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धातु कार्बोनिल संकुल में आबंधन, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड किस टाइप से बनता है, ठीक है, ये धातु है मेटल और यहाँ पर ये कार्बोनिल लिगेंड है जिनके बीच में उपसहसंयोजक बन रहा है, ये कैसे बनता है इस चीज को हम समझने वाले हैं। हाँ, इससे पहले सबसे पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। जैसे कि क्वेश्चन, इस टॉपिक में बेटा सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखो। हाँ जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन से ही हम सारी बात को समझेंगे। धातु कार्बोनिलों में आबंधन कैसे होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, NiCO4 यौगिक के निर्माण को समझाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें NiCO4 एक्चुअल में बना कैसे, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 VBT से, ऑप्शन नंबर बी CFT से, ऑप्शन नंबर सी MOT से, ऑप्शन नंबर डी सभी से। हाँ जी, ताकि आपको ये चीज थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर जाए। हाँ जी, NiCO4 यौगिक के निर्माण को हम बता सकते हैं कि मतलब इसमें किस तरीके से बॉन्डिंग है, उस चीज को एक्सप्लेन करना हो तो जरा देखो ध्यान से, इसको NiCO4 धातु कार्बोनिल वाले संकुल, ऐसे नाइट्रोसिल वाले भी होते हैं लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल वाले हैं, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इनके अंदर क्या होता है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है उनके बीच में एक बंध तो बनता ही है, लेकिन एक बंध और बनता है मेटल से लिगेंड की ओर, जो कि इससे भी नहीं बताया गया है, इससे भी नहीं बताया गया है, वो बताया गया है यहाँ पर MOT से। तो सर क्या मुझे वापस से MOT पढ़नी पड़ेगी? नहीं पढ़नी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा वो लगाना और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें चलेगी। तो अब जरा देखो ध्यान से कि कैसे धातु कार्बोनिल संकुलों में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है, इस बात को हम समझते हैं। कृष्णा पे ये सारी बातें चलेगी। तो अब जरा देखो ध्यान से कि कैसे धातु कार्बोनिल संकुलों में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है, इस बात को हम समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? NiCO4 यौगिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन? MOT से एक्सप्लेन किया जाता है इनको। हाँ जी, तो सबसे पहले बेटा आप हेडिंग डाल लो सिनर्जिक बॉन्डिंग, सबसे पहले हेडिंग डाल लो सिनर्जिक बंधन, ठीक है, या फिर बोले तो सिनर्जिक बॉन्डिंग। एकदम सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इस पर आपका कंसंट्रेशन चाहूंगा, इसलिए थोड़ा सा आपको यहां पर अच्छे से पढ़ना है। सिनर्जिक बॉन्डिंग याद करो, मैंने आपको जब लिगेंडों के प्रकार बताए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं,
और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान तो करते हैं बट वापस से केंद्रीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर पाई बंध भी बनाते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग है वही कहलाता है आपका सिनर्जिक बंधन या सिनर्जिक बॉन्डिंग। ऐसे लिगेंड, अपारंपरिक लिगेंड या पाई दाता पाई ग्राही लिगेंड, याद है आपको? हाँ जी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? जब कोई लिगेंड थोड़ा सा लिख लो, जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाए। ठीक है, जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करके उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बनाए, परंतु साथ ही पश्च आबंध द्वारा, मतलब बैक बॉन्डिंग द्वारा, साथ ही पश्च आबंध द्वारा केंद्रीय परमाणु से पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पाई आबंध बनाता हो तो इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इसे सिनर्जिक आबंधन कहा जाता है। हाँ जी, तो इसे सिनर्जिक आबंधन कहा जाता है। एक बार इस चीज को नोट कर बेटा। हाँ जी, जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु के को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन वो वापस से क्या कर रहा है? उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो अगला बंध पाई बंध बनेगा। तो ये कहलाते हैं आपकी स्टैटिक बॉन्डिंग, कहलाती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। स्टैटिक बॉन्डिंग कहलाती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, ओके, स्टैटिक बॉन्डिंग कहलाती है आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, ओके, एकदम क्लियर मामला? हाँ जी बेटा, फर्स्ट स्लाइड भी दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा अभी। ठीक, टाइम पे आया करो, यहीं से पढ़ाने स्टार्ट किया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक, जिसमें डी संक्रमण दिखाया, ये क्वेश्चन करवाया, फिर यहाँ पर ये कैसे स्टेबिलिटी देखी जाती है ये बताया मैंने आपको, फिर यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग पर मैंने आपको बताया। तो जरा देखो ध्यान से, सिनर्जिक बॉन्डिंग बिल्कुल एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम बढ़िया है। अब अगला क्या है इसमें कि जो कि टफ है। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, मेन संकुलों के अंदर आपको बॉन्डिंग एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सीओ का अणुकक्षक चित्र। देखो सीओ का अणुकक्षक चित्र नीट के लिहाज से उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमने केमिकल बॉन्डिंग में इसमें सिर्फ इतना पढ़ा कि भैया सीओ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बंधक्रम कितना रहेगा? 3 रहेगा। बस इतना सा काम था कि भाई सीओ के अंदर कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बस थोड़ा सा इसके अंदर आगे कहानी में आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो सीओ का अणुकक्षक चित्र है बेटा, वहां से कुछ बातें बताता हूं। सीओ अगर मैं देखूं तो पहले आप इस सीओ को समझ लो, अच्छे समझना है, सारे बच्चों को सबको बढ़िया समझना है। सीओ एक लिगेंड है जिसमें यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे। कार्बन का स्टक अपूर्ण है, ऑक्सीजन का स्टक पूर्ण है। अब सीओ अणु जब बनता है तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है। ऐसी ज्योमेट्री बनती है। इसको फिर हम ऐसे ही बनाते हैं बेटा कि यार कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, देने वाले पे धनावेश लगा दो, लेने वाले पे ऋणावेश लगा दो, ऐसा। तो सीओ जो लिगेंड है उसमें परमाणु कार्बन पे भी ऋणावेश होता है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये तो हमने नॉर्मली एक्चुअल में देखा। लेकिन अगर मैं इसका एमओटी डायग्राम बनाता हूं तो वहां पर जो सीओ है, सीओ के एमओटी डायग्राम में समझना है बस। सीओ के एमओटी डायग्राम में चित्र में 2 चीजें बताऊं। एक होता है अधिकतम भरित ऊर्जा वाला कक्षक। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो कहां से देता है? अपने बाहर वाले कक्षक से। अगर मैं बात करूं सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? 3s से, बाह्यतम कोश से निकलता है कि नहीं निकलता है? उसी तरीके से सीओ के अणुकक्षक चित्र से हम ये देखते हैं कि जो सीओ का अधिकतम भरित ऊर्जा वाला कक्षक होता है बेटा, वाला कक्षक होता है कौन सा? सिग्मा स्टार 2s। इसका अधिकतम भरित हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी ऑर्बिटल है यहां पर आपका सिग्मा स्टार 2s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाईएस्ट एनर्जी वाला भरित कक्षक होता है। बस आपको ये देखना है कि सीओ अणु के अंदर एक अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षक है जो कि ये है सिग्मा स्टार 2s। इससे यह क्या करेगा? केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन दान करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके में, ओके आ चुके हैं, केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब दूसरी कहानी, सर केंद्रीय परमाणु के पास तो आ चुके हैं और उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बन गया, परंतु जैसे ही केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए ना। अगर मैं बात करूं यहां पर उपसर्ग इस धातु कार्बोनिल वाले संकुल में, तो यहां पे केंद्रीय परमाणु पे तो कोई आवेश नहीं होता, जैसे कि NiCO4 लिगेंड कैसा है? उदासीन है। केंद्रीय परमाणु पे कोई आवेश नहीं है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये केंद्रीय परमाणु उदासीन था, जैसे इसने लिगेंड दिए, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऋणावेश बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय परमाणु अपना ऋणावेश कम करना चाहता है, तो इसके अंदर जो भरित कक्षक होंगे उन भरित कक्षकों से वो इलेक्ट्रॉन वापस से लिगेंड की ओर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लिगेंड की ओर ट्रांसफर कर देता है। और ट्रांसफर कहां करेगा? वो सीओ के कक्षक चित्र से पता चलता है। सीओ के पास देखो, ये तो है भरित कक्षक सिग्मा स्टार वाला। अब इसके ऊपर जो कक्षक होता है वो होता है बेटा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, वो होता है पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, यहां पे इस बात को समझो जरा। सीओ अपने सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में, जो कि संकीर्ण वाला होता है। याद है, केंद्रीय परमाणु में संकरण होता है। ठीक है, तो संकीर्ण कक्षक में ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। अब केंद्रीय परमाणु के पास डी कक्षक है, उन डी कक्षकों में भरित डी कक्षक से ये वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें? पाई 2px या पाई 2py, जो कि क्या है? खाली कक्षक है, उनमें लेगा, निम्न ऊर्जा वाला खाली कक्षक, क्योंकि जब हम लेते हैं तो उसमें ले ताकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम से कम रहे। तो बस आपको यहां पर ये 2 चीजें समझनी है, बाकी और कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई काम का ही नहीं है, हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। सब कुछ आता है CSR नेट में, या फिर अगर आप जेम की प्रिपरेशन करते हो उसमें आता है। हम इतने डेप्थ में जाना ही नहीं है। हमारे काम का ये है कि भैया सीओ का अणुकक्षक चित्र में यही चीजें होती है और वहां पर ये ऑर्बिटल खाली होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लाया जाता है, छोड़ा जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर इन बातों को हम यहां पर देख लेते हैं अच्छे से बेटा। ओके, और एकदम मक्खन तरीके से मैं आपको यहां पर इन सारी बातों को समझाऊंगा। ठीक, सिनर्जिक बॉन्डिंग समझ में आया? तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से,
धातु लिगेंड, अब धातु लिख लो इसमें, धातु एवं CO के मध्य आबंधन के दौरान CO के अणुकक्षक चित्र से स्पष्ट होता है कि CO लिगेंड अपने भरित सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केंद्रीय परमाणु के संकृत कक्षक में दान करता है, दान करके उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बनाता है, ठीक है, दान करके उप सहसंयोजक सिग्मा बंध बनाता है। पहली बात तो ये हमने समझी। तो आओ चलो इस पे मैं तुम्हें लेकर आता हूं। ये है मेरा बेटा केंद्रीय परमाणु M। इसके पास क्या है? संकृत कक्षक। कहां है? संकृत कक्षक, ठीक है, क्योंकि जब लिगेंड दान करेगा तो संकृत कक्षक में दान करेगा। तो ये है हमारे पास केंद्रीय परमाणु और ये है इसका संकृत कक्षक। संकृत कक्षक में एक लूप छोटी एक लूप बड़ी बनाते हैं हम, ठीक है। ये है मेरे पास संकृत कक्षक। ओके, तो अगर कहां से दान करता है? सिग्मा स्टार वाले कक्षक से, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये है मेरे पास CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसका कौन सा? भरित कक्षक कौन सा है? सिग्मा स्टार 2s वाला। तो ये कैसा है? भरित है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन होगा इस टाइप से। ये समझ में आया? तो यहां पर जो पहला बॉन्ड बना ये है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ये समझ में आया? बस आपको ये समझना है कि ये CO के कौन से ऑर्बिटल है? सिग्मा स्टार 2s। हाँ जी, इस बात को समझो कि केंद्रीय परमाणु था, उसके अंदर जो संकृत कक्षक था उसके अंदर ये ऑर्बिटल आए। तो यहां पर हमें वो पता चल रहा है ना कि कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आए, वो आए बेटा सिग्मा स्टार 2s से। और जो पहला बॉन्ड बना वो बना सिग्मा बॉन्ड, उपसहसंयोजक सिग्मा बॉन्ड बना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, इस केंद्रीय परमाणु की बारी है। पहले ये उदासीन था, अब जैसे इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर ऋणावेश आ गया, अब ये वापस रिटर्न करेगा, ठीक है। अब कैसे रिटर्न करेगा जरा उस बात को समझो। हाँ जी, इतना डन। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने पर केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे केंद्रीय परमाणु अपने भरित डी कक्षकों, अब यहां पे जरा देखना ध्यान से, दूसरा बॉन्ड बनने वाला है भाई साहब। केंद्रीय परमाणु के पास भरित डी कक्षक है, जैसे कि देखो अभी सर कैसे भरित डी कक्षक NiCO4। इस संकुल में देखो तो निकल पर कोई आवेश नहीं है, जीरो है, निकल पर जीरो आवेश है। तो निकल के अंदर देखेंगे तो 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसके अंदर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? हम तो इतना देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप बीबीटी भी लगा लेते हो तो ये 2 अंदर कुदा दोगे, यहाँ पे 3d10 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डी कक्षक में ऑर्बिटल है। अब दूसरा बॉन्ड बनाने की बारी है, जो कि पाई बंध बनेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ, DZX और DX2-Y2 और DZ2। कौन से डी कक्षक पाई बंध बनाएंगे? ये बात मेरे को बताओ। बस इन कहानियों को आप समझ लोगे, मजा आ जाएगा। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताओ, केंद्रीय परमाणु जब पाई बंध बनाएगा तो कौन से डी कक्षकों का इस्तेमाल करेगा? इनका कि इनका? हाँ जी, बस इतना सा बता दो बेटा, यही डेप्थ समझ लोगे ना, काफी हमारे लिए। देखो ध्यान से, पाई बंध बनता है अक्षों के लंबवत अतिव्यापन से, ना कि अक्षों के अनुदिश अतिव्यापन से। ध्यान से समझो, पाई बंध कभी भी ये 2 कक्षक नहीं बनाएंगे, ये सदैव सिग्मा बंध बनाते हैं, ठीक है। अक्षों के अनुदिश होते हैं, जबकि DXY, DYZ, DZX में अक्षों के अनुदिश कोई पालियां होती ही नहीं है, ये बीच में होती है। इन तीनों के अंदर जो पालियां होती है बेटा वो अक्षों के बीच में होती है, जबकि इन दोनों के अंदर पालियां, इसमें पालियां भी अक्षों पर होती है और इसमें भी पालियां अक्षों पर होती है, ऐसे। तो DX2-Y2 और DZ2 हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। ये 2 डी कक्षक सदैव सिग्मा बंध बनाएंगे, जबकि ये 3 कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के बीच में है, ये सदैव पाई बंध बनाएंगे। तो जब केंद्रीय परमाणु की वापस से लौटाने की बारी होगी, तो ये अपने भरित डी कक्षक, वो या तो DXY हो सकता है, या DYZ हो सकता है, या DZX हो सकता है, कोई भी एक भरित डी कक्षक होगा, उससे वापस रिटर्न करेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कहानी है, मैंने जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था वहां पे बताया था, याद हो तो आपको। हाँ जी, तो अब ये वाली कहानी समझो जरा। हाँ जी, तो जिससे केंद्रीय परमाणु अपने भरित डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन युग्म को लिगेंड के निम्न के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, लिगेंड के निम्न ऊर्जा वाले अणुकक्षक पाई 2px या पाई 2py में दान करता है और पाई बंध बनाता है। ये कहानी समझो जरा, ठीक है। हाँ, लिख लिया था आपने, 2 बार लिखा दिया बेटा। कहां लिखा है मैंने ये वाला डी वाले के बारे में? ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। अब हुआ क्या कि ये है मेरे पास केंद्रीय परमाणु और इसके पास क्या है? भरित डी कक्षक। अब डी कक्षक क्या करती? ये इसके पास भरित कक्षक, ठीक, जो कि फील्ड डी ऑर्बिटल्स, भरित डी कक्षक। अब यह डी कक्षक या तो DXY हो सकता है, या DYZ हो सकता है, या DZX हो सकता है, ठीक है मामला? ओके, हाँ जी। अब जैसे ये भरित डी कक्षक इसके पास है, तो अब हमारे पास जो लिगेंड है बेटा वो है हमारे पास CO लिगेंड। अब CO के अंदर क्या है? जो खाली कक्षक है वो पाई 2px पाई 2py वाला है, और ये जो ऑर्बिटल है ये इस तरीके से होते हैं।
ये पूरा का पूरा एक कक्षक है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कक्षक है। एमओटी के अंदर याद है आपको, एमओटी के अंदर इस तरीके से हमने बताया था, हाँ जी, 7 के 7। अरे जो मैं यहां लिखवा रहा हूं वो देखना है ना आपको, बेटा समझाने भी तो दिया करो, थोड़ा बहुत सब्र रखा करो, ठीक है। अगर वो लिख लिया होगा तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई यहां पे लिखवा देना, मैंने यहां पे क्यों लिखवाता फिर मैं, हाँ जी। यहां पे बेटा जो मैं साफ साफ लिखवा रहा हूं उनको लिखो बस आप, जो मैं साफ साफ लिखवा रहा हूं उनको लिखो बस आप, ठीक है, जो मैं साफ साफ लिखवा रहा हूं उनको लिखो बस आप, हाँ जी, ठीक है। हाँ, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये जो ऑर्बिटल है ये है आपके पास केंद्रीय परमाणु का भलित डी कक्षक, और डी कक्षक या तो डीएक्सवाई हो सकता है या डीवाईजेड हो सकता है या डीजेड हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे को यही काम का है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास। अब यहां पे ये इसके अंदर डोनेट करता है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एक ही कक्षक है, तो यहां पे जो ये बंद बनेगा ये बनेगा आपका पाई बॉन्ड, ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से यहां पर हमने ये देखा कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक बंद की बजाय दो बंद बन गए। यहां पर ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में पहले सिग्मा बंद बना, फिर वापस डोनेट करने पर पाई बंद बना। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात थी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चंस अब हम यहां पे लगाने वाले हैं। जैसे कि देखो यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, उससे पहले इसके कांसेप्ट को हम और क्लियर करेंगे। हाँ जी, ये डायग्राम नोट कर लिया। तो अब आप ये देखो कि सर सीओ और केंद्रीय परमाणु के बीच में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई, उस सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या कंक्लूजन निकला, ये बताओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, दैनिक जीवन में क्या फर्क पड़ा हमारे। तो जरा देखो ध्यान से, इससे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको देखते ही आने चाहिए। हाँ जी, तो अब हेडिंग डालो, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बंधन के निष्कर्ष, ये आप समझ लो। सिनर्जिक बॉन्डिंग के निष्कर्ष, जो सिनर्जिक बंधन है उसके क्या क्या निष्कर्ष है वो आप देख लो। क्या क्या निष्कर्ष होते हैं, पहली बात, हाँ जी, सिनर्जिक बॉन्डिंग के निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं वो आपको देखने हैं। सारी कहानी एकदम क्लियर है, अब बस आप निष्कर्ष देखते जाओ। यदि केंद्रीय परमाणु, यदि संकुल पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है, संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लो कोई, जैसे कि यहाँ पे 3 संकुल है, एक है, अभी लिखना नहीं है फिर लिख लोगे, फिर MnCO होल 6 पॉजिटिव वाला, ये गरीब संकुल, और एक है CO होल 6 अमीर संकुल जिस पर ऋणावेश है, ये धनावेश है, और ये संकुल है उदासीन। लिखना मत, फिर बोल रहा हूं, समझो यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये उदासीन वाला, ये गरीब, ये अमीर, वो उदासीन, इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश है, ये उदासीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर है, ठीक। तो अब यहां पे इसको नोट डाउन नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है। यदि संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, यदि संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व इंक्रीज होगा, संकुल पर लिगेंड तो उदासीन ही है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है वो इनडायरेक्टली केंद्रीय परमाणु पर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा वो उल्टा वापस रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, सिनर्जिक बंधन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिनर्जिक बंधन बढ़ेगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा, सिनर्जिक बंधन बढ़ेगा। तो अब इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये धनावेश घटा देंगे तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, अगर यहां पर ऋणावेश बढ़ेगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। अब इससे क्या क्या चीजें फर्क पड़ सकता है, मेटल, धातु और कार्बन बंध सामर्थ्य, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, बंध सामर्थ्य। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ रही है तो पहले सिर्फ एक ही बंध बन रहा था, अब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गए तो 2 बंध बन गए, तो यहां पे बंध सामर्थ्य और मजबूत हो जाएगी, बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी, क्योंकि द्विबंध के लक्षण आ चुके हैं। पहले सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बनने जा रहा है, तो डबल बॉन्ड के लक्षण आने लगेंगे, बंध सामर्थ्य बढ़ेगी, बंध सामर्थ्य बढ़ेगी तो क्या होगा, मेटल कार्बन बंध लंबाई घटेगी, बंध लंबाई घटेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेटल और कार्बन के बीच की बंध लंबाई घटने लग जाएगी। और इसी के अंदर दूसरा कंक्लूजन, अब यार देखना जरा ध्यान से कि यार ये मेटल है, ये कार्बन है, और इधर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था इससे, ऐसी बड़ी लाइफ चल रही थी, इसने लोन पेड़ दिया, उपसर्जन से बंध बनाया। अब जैसे ये बंध बनाने लगेगा, क्या कार्बन ने 5 बंध बना लिए, क्या कार्बन ने 5 बंध बना लिए, पहले लिगेंड ने मेटल को दिए, फिर मेटल लिगेंड को दे रहा है, तो कार्बन के 5 बंध हो गए ना। तो भाई साहब यहाँ पे कार्बन 5 बंध तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे ये जो इनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल में कन्वर्ट होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर डबल बॉन्ड बन रहा है कम स्ट्रॉन्ग, तो इससे क्या होगा कि यार जो कार्बन ऑक्सीजन है वो बंध सामर्थ्य क्या होगी, बंध सामर्थ्य घटने लगेगी। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ रही है तो CO बंध सामर्थ्य कमजोर हो जाएगी, ये समझ में आया। बंध सामर्थ्य घट गई मतलब बंध लंबाई बढ़ गई, ठीक है, मतलब CO बंध लंबाई बढ़ जाएगी, बंध लंबाई बढ़ जाएगी। आपको बस ये काम की चीज देखनी है। हाँ जी, ये कंक्लूजन, इसका उल्टा सेकंड हो जाएगा, वाइस वर्सा, ठीक है। सेकंड, यदि संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने लग जाए तो सिनर्जिक बॉन्डिंग घट जाएगी, सिनर्जिक बंधन घट जाएगा, और बाकी आप खुद समझ सकते हो अब क्या होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग घट गया तो मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आ नहीं पाएंगे, जिससे ये बंध मजबूत होगा नहीं, और होगा नहीं तो बंध लंबाई छोटी होगी नहीं, और फिर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया, बस यही है इंपॉर्टेंट, और फिर यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। हाँ जी, ठीक है, इस बात को देख लो जरा। हाँ जी, ओके, CO में 2px 2py बेटा, हाँ जी, टाइम हो गया, पता है बेटा, मेरे को पता है। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चन को करो, जैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन तभी बनेगा बेटा जब आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, ये वाला तभी बनेगा बेटा जब आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, ये वाला। उच्चतम CO बंध लंबाई होगी, CO बंध सबसे बड़ा किसमें होगा, CO बंध सबसे बड़ा किसमें होगा बेटा, राघवेंद्र SP सर की क्लास अभी 7:30 बजे से, CO बंध सबसे बड़ा किसमें होगा। हाँ जी, अंशिका जी बेटा दोबारा देखना, इसको दोबारा देखना, कुमार जी पहला पॉइंट बता दो। अरे अगर संकुल पे ऋणावेश बढ़ रहा है, संकुल पे ऋणावेश बढ़ रहा है, वो सारा का सारा ऋणावेश केंद्रीय परमाणु के ऊपर बढ़ रहा है, मतलब केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो क्या करेगा, उतना जल्दी वापस रिटर्न करेगा तो पहले ले रहा था, अब संकुल पे ऋणावेश बढ़ गया था, केंद्रीय परमाणु पे ऋणावेश बढ़ गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वापस से डोनेट कर देगा, तो पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड बनने लगेगा, तो मजबूत हो जाएगा बंध, ठीक। हाँ जी, यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, ये संकुल धनावेशित है, ये उदासीन है, ये ऋणावेशित है। तो अब जरा देखो ध्यान से, बस वही कॉन्सेप्ट है यार। CO बंध लंबाई उच्चतम कब होगी, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बंधन बढ़ेगा, मेटल कार्बन बंध सामर्थ्य बढ़ेगी, और कार्बन ऑक्सीजन बंध सामर्थ्य घटेगी।
बंध सामर्थ्य घटेगी मतलब बंध बड़ा हो जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व जिस पर होगा, क्या इस पर है इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब यहां पे सिनर्जिक बंधन सबसे ज्यादा। सुनो मेरी बात सुनो, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा तो सिनर्जिक बंधन ज्यादा, सिनर्जिक बंधन ज्यादा तो धातु कार्बन की बंधन सामर्थ्य सबसे ज्यादा इसमें होगी, तो उधर कार्बन ऑक्सीजन वाली बंधन सामर्थ्य दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ पूरे बंधन नहीं बना सकता ना कार्बन, तो यहां पर ये आएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन, हाँ या ना? ठीक है एमबी, प्रबलतम सीओ बंध उपस्थित है, प्रबलतम सीओ बंध उपस्थित है। हाँ जी विशाल रुक जा बेटा रुक जा, सर वो तो कंपाउंड की ना, तो बेटा उसी को देखनी पंकज मीणा। हाँ जी इसमें देखो प्रबलतम सीओ बंध है, किसमें है? जिसमें एनर्जी बॉन्डिंग न के बराबर हो, जिसमें एनर्जी बॉन्डिंग न के बराबर हो, जिसमें एनर्जी बॉन्डिंग न के बराबर हो, किसमें एनर्जी बॉन्डिंग सबसे कम, एनर्जी बॉन्डिंग सबसे कम किसमें है? अरे प्रबलतम सीओ बंध, उच्चतम सीओ लंबाई, तो बेटा बंध लंबाई और सामर्थ्य एक दूसरे के उल्टा होती है ना। अब यहां से पूछा है सीओ बंध सबसे प्रबल किसमें होगा? में एनर्जी बॉन्डिंग नहीं होगी। एनर्जी बॉन्डिंग किसमें नहीं होगी? जिसमें केंद्रीय परमाणु पर ऑलरेडी धनावेश होगा, वो ऑलरेडी करीब होगा। देखो यहां पे धनावेशित संकुल, ये ऋणावेशित और ये उदासीन, तीनों संकुल अलग प्रकार के हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व इस वाले में, इसमें एनर्जी बॉन्डिंग होगी। एनर्जी बॉन्डिंग होगी तो मेटल और लिगेंड के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण सबसे ज्यादा यहां आएंगे, और जैसे यहां पे लक्षण आने लगेंगे उधर सीओ बंध की लंबाई में चेंज आने लगेगा। हाँ ना, क्लियर है? तो और जबकि यहां पे जरा देखो इस संकुल में केंद्रीय, इस संकुल पर धनावेश है, धनावेश है इसका मतलब केंद्रीय परमाणु गरीब है, सिर्फ ये लेगा ही लेगा, उतना अच्छी तरीके से देगा नहीं, देगा नहीं तो यहां पे एनर्जी बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। एनर्जी बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी तो उससे क्या होगा कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, उससे यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बंध सामर्थ्य मजबूत बनी रहेगी। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्लियर हो गया मामला? थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, मैंने इसलिए बेटा आपको बोला है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहोगे तो अच्छे से समझ भी सकते हो, अगर आप इसको समझना भी चाहोगे तो अच्छे से समझ सकते हो। सर लिगेंड की क्षारीय सामर्थ्य, देख क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है? क्षार वो होते हैं जो लोन पेयर दान करता है, क्षार वो होते हैं जो लोन पेयर दान करें। अच्छा क्षार वो होगा जो जल्दी लोन पेयर दान करे, ठीक है, क्षार वो होता है बेटा जो लोन पेयर दान करे। अच्छा क्षार वो होगा ना जो जल्दी आसानी से लोन पेयर दान कर दे, अर्थात जिसको खुद लगाव कम हो इलेक्ट्रॉनों से, जिसकी विद्युतता कम हो। कार्बन नाइट्रोजन अच्छे क्षार होते हैं, जबकि ऑक्सीजन वाले या हाइड्रोजन वो दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है, लोन पेयर तो होता है लेकिन वो दान नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ईएन ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार अच्छे से इसको लेक्चर को देखना, डेफिनेटली आप जरूर क्लियर कर पाओगे। उपसंयोजक यौगिक को कहता है तो कि अगर वो संकुल में, जैसे कि मैंने पानी में डाला, अब पानी में किसके लिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है? के का मान देख करके बता दोगे। के मान लो 3 संकुल दे रखे, तीनों संकुलों के लिए के की वैल्यू दे रखी, जिसका के ज्यादा उसका जलीय विलयन में स्टेबिलिटी ज्यादा, ऐसे अपन देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से दोबारा इसको रिवाइज करना, अच्छे सारी बातें क्लियर करना। थैंक यू, जय हिंद।